गाजियाबाद स्थित अंसल सुशांत इक्वा पॉलिश में इक्वा पॉलिश होम्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक बैठक का आयोजन D8 की कार पार्किंग में की गई और सभी ने मिलकर एक संकल्प लिया। आइए संगठित होकर अपने अधिकार के लिए सब मिलकर आवाज उठाएं। लेकर रहेंगे अपना घर लेकर रहेंगे। आवाज तो हम सब एक है। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सभी ने एक सुर में कहा, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारा घर हमारा अधिकार, लेकर रहेंगे। आइए और जानकारी लेते हैं लोगों से, आखिर ये सारा मामला क्या है। देखिए हमारी खास खबर में। हम ये चाहते हैं कि कल को अगर कोर्ट में केस जाए तो हमारा एसोसिएशन एक पार्टी के तौर पे वहाँ खड़ा रहे। हमारे आप सबके बीच में से कई ऐसे लोग हैं जो लीगल के एक्सपर्ट हैं, शायद आप मेरे इस बात को समझ सकते होंगे। तो अब मुद्दा कहाँ आके रुका हुआ है? मुद्दा मेन रुका हुआ है यहाँ कि उनका कहना है कि अभी इसकी वैल्यूएशन हो रही है, अभी इसका फॉरेंसिक ऑडिट का इशू है, जबकि लास्ट मंथ उन्होंने कहा था फॉरेंसिक हो गया है, लेकिन जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उन्होंने कुछ फॉरेंसिक के ऊपर सवाल उठाए हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए दोबारा से वो रिविजिट करके फिर अगली COC में डालेंगे। तो फाइनेंशियल ऑडिटिंग या नहीं तो इसका वैल्यूएशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि जब भी वैल्यूएशन नहीं होगा तो अगला जो आदमी इसको बनाने के लिए आएगा तो किस हिसाब से बनाएगा, किस हिसाब से इसको वैल्यू अपना डिसाइड करेगा, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन उसके साथ ही मेरा ये सोचना है कि अब हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अगर एक और COC या 2 COC कोई डेवलपमेंट नहीं दिखता है, तो आज इसी वक्त मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब हमारी मीटिंग खत्म हो जाए हम एक वोटिंग करा देते हैं कि कितने लोग लीगली आगे प्रोसीड करने को तैयार हैं और कितने लोग नहीं हैं। ये आपका अपना एसोसिएशन है, वर्किंग कमेटी सिर्फ यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बैठी हुई है। आप लोगों के वोटिंग से ही तय होगा कि हम लीगली आगे बढ़ें या अभी रुकें। हाँ। एक्वा पॉलिश होम वेलफेयर एसोसिएशन, हाँ। क्या उम्मीदें लगती हैं इस एसोसिएशन से आपको? एसोसिएशन से हमको उम्मीद है क्योंकि हम लोग एकता में रहेंगे। किसी एसोसिएशन के थ्रू, किसी संगठन के थ्रू आप जा सकते हैं। हम शाम को ही अंसल को, मैंने 3 दिन पहले खबर सुनी है, कोई हमारा चाची जी वहाँ से गुजरे थे तो अंसल जेल से आ गया, घर में चला गया। तो हम अभी अंसल के पास जाएं तो हमारे दूर दूर तक ये फैल जाएगा, भाई आप मेरे से क्या चाहते हो, अभी आप उनसे लड़ो जहाँ नेशनल टीम में चीज़ गई है। कहने का मेरा भाव यही है कि हम लोग एक रहेंगे तो एकता में शक्ति रहेगी। हम लोग बिखर जाएंगे, एक दूसरे के विरोध में जाएंगे तो अगले 20 साल भी कुछ नहीं पाएंगे, ये डेफिनेट है। सोसाइटी का थ्रू में हमने अप्लाई किया था रिटायरमेंट का। एक्चुअली मैं थॉट दैट रिटायरमेंट के बाद हम लोग को मकान मिल जाएगा, आराम से शिफ्ट हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद भी हमें सड़क में आ गया, पैसा भी हमारा 25 लाख हमारा इन्वेस्ट हो चुका है, अभी कुछ भी नहीं है। इसके बाद में मैंने लोन लेके SBI से गुड़गांव में फ्लैट ले लिया, मेरा रिटायरमेंट बेनिफिट सारा उसमें लगा दिया, फिर लगा के मेरे लड़के के साथ मिलके दोनों ले लिया। इसका ये इंस्टॉलमेंट हमारा EMI नियर अबाउट 34,000 हम लोग पे कर रहे हैं। ये मकान होगा तो हमारा बेच के मेरा EMI विदाउट मतलब लोन करके हम लोग बैठ सकता है, बट हम लोग लोन लेके बैठा हुआ, इधर भी हमारा फंस गया उधर भी फंस गया। मेरा नाम धर्मपाल जी है, मेरा फ्लैट नंबर है S3B0804। मैं 2011 तो पेमेंट इन्होंने रेगुलर दे रहा, अज तक इन्होंने मैंने फ्लैट नहीं बना के दिता, सानू रोड से लिया के इन्होंने खड़ा करता, ठीक है ना। मेरी जोगी यूपी की सरकार के अगे गुजारिश है, अपील है कि वो साडी आवाज़ नूं सुने। यूपी सरकार का, मोदी सरकार का ये नारा है कि सबका विकास, सबके साथ सबके विकास। साडा विकास कित्थे गया? सानू मोदी सरकार, जोगी सरकार ये दसे कि सानू रोड ते लिया के सानू भिखारी बनाता, साडी पूरी मेहनत की कमाई ये रोड ते लिया के रखती गई। साडे बच्चे सानू पुछदे आ कि पापा तुहाडी पैसे लगे कित्थे गए आ, असीं की जवाब दईए इन्हां दा? मेरा नाम है विजय लक्ष्मी मनचंदा और मैं S3B टावर में 0404 मेरा फ्लैट है। 2012 से मैंने बुक किया हुआ है और 24 लाख में दे चुकी हूँ अभी तक। और मतलब मेरा यही है कि हमारी बहुत, मैं अब रिटायर्ड हूँ, हम सीनियर सिटीजन हूँ, और मतलब मेरी इतनी मेहनत की कमाई और मैं खुद किराए पे रह रही हूँ, तो हम चाहते हैं हमारा फ्लैट मिल जाए बस मोदी जी से और
योगी जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ साथ मेरी सबकी तरफ से रिक्वेस्ट है कि हम सबको फ्लैट दिलवा दीजिए प्लीज़। डॉक्टर गुरुदेव हूँ, मेरा B2B में फ्लैट है। तो ये जो प्रॉब्लम है सारे हिंदुस्तान में है। बहुत सारे बिल्डर मैनिपुलेशन कर रहे हैं, लोगों का पैसा डुबाने के लिए फेक लोन दिखा देते हैं, फेक खर्चे दिखा देते हैं, उसको दिवालियापन घोषित करा के आम आदमी का पैसे को हड़प जाने का कोशिश ऑलमोस्ट हर एक बिल्डर जो फेल हो रहा है वो कर रहे हैं। और उनके फेल होने के अलग अलग कारण हैं। उन्होंने मिसमैनेजमेंट किया, पैसा गलत जगह लगा दिया, रॉन्ग तरीके से लगा दिया, लोगों को ब्लैक मनी वाले को इन्वॉल्व कर दिया। इन सब चीज़ों से जो आम आदमी है, जो ईमानदार आदमी है, जिसने ईमानदारी से पैसा कमाया, सर्विस क्लास आदमी है, वो लोग मर रहे हैं, डूब रहे हैं, बुढ़े हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। कि उनको लिए वो आना भी मुश्किल हो रहा है कि कैसे लड़ें अपने केस के लिए। तो ये चाहिए हमारे सरकार को चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी अर्बन हाउसिंग मिनिस्ट्री, उनको ऐसा यूनिफॉर्म सोल्यूशन लेना चाहिए सो दैट ऑल ओवर कंट्री जहाँ जहाँ भी जो है ये प्रोजेक्ट ऐसे डूब रहे हैं, जहाँ जहाँ आम आदमी नुकसान में जा रहा है, आम आदमी फील कर रहा है कि उसको लूटा जा रहा है, उसकी ज़िंदगी भर की कमाई नष्ट हो रही है, उसके लिए सरकार को, सुप्रीम टॉप कोर्ट्स को, जजेस को सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। क्योंकि हर एक बायर लड़ नहीं सकता, हर एक बायर के पास पावर नहीं है, उतना स्टेमिना नहीं है, वो बड़े बड़े बिल्डर से नहीं लड़ सकता, पैसे वालों से नहीं लड़ सकता। तो इसलिए उसको गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है, चाहे स्टेट लेवल पे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे हो, चाहे ट्रिब्यूनल्स हों, चाहे कोर्ट्स हों, चाहे जजेस हों, उनको ये स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है और यूनिफॉर्म एक्शन लेना है। यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरे कंट्री के लिए बनाया जाए सो दैट ये आम आदमी के साथ जो अन्याय हो रहा है इसको हम ख़त्म करें। डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम एक बादशाही कंट्री नहीं है। लोगों को हम लूटना बिल्कुल गलत है, पाप है, ये नहीं होना चाहिए। सर ऐसा है, मैंने 2012 में सारा पैसा दिया था और मैंने बैंक लोन लेके ये पैसा दिया था। आज की डेट में मैं रेंट भी पे कर रहा हूँ और बैंक लोन भी पे कर रहा हूँ, ठीक है ना सर। तो उसमें क्या है, ये हमारे जो कानून बनाने वाले लोग हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। जो कि लोकल गवर्नमेंट है, लोकल चीज़ें हैं, उनको सबको इसमें जिम्मेदार बनाना चाहिए। क्या उनको समझ नहीं आती जो राज्यसभा लोकसभा में बैठे हुए हैं कानून? वो हर एक आदमी अपने मतलब से मतलब समझ के चलता है। आज के में योगी जी हैं जो यूपी के अंदर देख रहे हैं, तो जो कंसर्न SDM है, बाकी सब लोगों को जिम्मेदार बनाना चाहिए। और इनके पीरियड में अगर मतलब जवाबदेही फिक्स होना चाहिए और इनको पार्टी बनानी चाहिए साथ में इसके, जिनके पीरियड में ये अप्रूव हुआ फिर काम नहीं हो रहा है, सब काम हो रहा है, सबकी मिली भगत से होता है ना सर। तो हर चीज में उन लोग को भी पार्टी बनाओ, वो तो पैसे खा के निकल गए। अंसल और सरकारें जी जी सब मिली भगत से ही काम हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसके बिना कोई काम हो नहीं सकता। रोकथाम क्या है? उसकी रोकथाम ये है कि जब भी कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम का जो भी आदमी SDM है या गवर्नमेंट आदमी है जिसने लोन अप्रूव किया है या नक्शे अप्रूव किए हैं, उन सबको भी इसके अंदर पार्टी बनाई जाए, क्योंकि वो सब पैसा खा के निकल जाते हैं। होता ही है, जवाबदेही फिक्स नहीं है। सरकारी आदमी इसका फायदा उठाते हैं, सरकारी इसका फायदा उठाते हैं। आम आदमी परेशान जी जी, आम आदमी तो कहीं है ही नहीं, तो मरने के लायक हो गया, कोई पूछ ही नहीं रहा उसको। वोट आम आदमी करता है, आम आदमी सरकार को वोट कर रहा है, फिर भी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं फिक्स हो रही है। आम आदमी का अधिकार है, वोट का अधिकार कहते हैं, कहाँ ना अधिकार? हाँ वो ठीक है। आम आदमी का देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रोसेस सरकार ने गठित किया है, हम लोगों ने सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। पर उसमें जितने भी सब लोग हैं उनकी जवाबदेही शामिल होनी चाहिए, उनको भी कोर्ट में एज ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके ऊपर होनी चाहिए। मेरा नाम कमलजीत सिंह है, D030901 फ्लैट है। पिछले 15 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं। अंसल ने हमारे से लेट पेमेंट की पेनल्टी मांगी हुई है। इनफैक्ट मैंने पे भी की है, क्योंकि इशू उस वक्त ये था कि ना हमारी लेट पेमेंट की वजह से प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। बट आज कोई सुनने को तैयार नहीं है कि 2 लाख रुपया मेरे से चेक रिसीव किया है लेट पेमेंट के लिए। जिस इंटरेस्ट से उन्होंने उस इंटरेस्ट से मैंने रिफ़ंड मांगा, रिफ़ंड भी नहीं दिया। रिफ़ंड मांगने के बाद उन्होंने बोला जी रिफ़ंड दे सकते हैं इस कंडीशंस पे कि आपको पोस्ट डेटेड चेक मिलेंगे, वो भी एट ए इंटरवल ऑफ 1 ईयर। आई एग्री टू दैट ऑल्सो। मैं कहा लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि तीनों पोस्ट डेटेड चेक एक ही बार में दे दो। दे डिडंट इवन एग्री टू दैट। मेरे को समझ नहीं आती कि इस हिंदुस्तान में सोच टू से हिंदुस्तान आज़ाद है, इससे बड़ी गुलामी क्या होगी? कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आई एम एट द एज ऑफ 62, दे विल डिलीवर द फ्लैट्स इन हेवंस और आई डोंट नो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। समस्या ये है जी कि 2013 में मैंने बुक किया था ये फ्लैट, और D9 टावर तब बना हुआ था, पूरा फाउंडेशन खड़ा था, स्ट्रक्चर तैयार था,
हमें ये बताया गया है सिर्फ जी इसका प्लास्टरिंग होना है और लिफ्ट लगनी है, और 6 महीने में डिलीवरी उन्होंने प्रॉमिस की थी वर्बली, बिल्डर एग्रीमेंट में तो जो था। लेकिन क्योंकि टावर रेडी था और हमने डाउन पेमेंट करी इसके अंदर 45 लाख रुपया 2013 के अंदर हमने पेमेंट करी, और 10 साल की किस्त। मेरी वाइफ जो है गाज़ियाबाद में काम करती है, अभी हम रह रहे हैं जनकपुरी में। तो मकान इसलिए लिया था कि उसको ट्रैवलिंग में दिक्कत ना आए, उसके ऑलरेडी बैक पेन बहुत चल रही थी। इतने साल हो गए, 2013 से लगातार वो बेचारी अभी भी कम्यूट कर रही है। गाज़ियाबाद आना इतना आसान भी नहीं है, डेढ़ घंटे लगते थे पहले, आज के समय में 2 सवा 2 घंटे लगते हैं एक साइड आने में। तो बहुत ही चीटेड महसूस कर रहे हैं हम लोग कि एक बैंक की तो हम सारी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, आज तक चल रही है इंस्टॉलमेंट, और रिटायर हो गए हैं। अब जब मकान लिया था तो 2013 में ऐसे था कि हाँ यार 10 साल अभी नौकरी है तो 10 साल किस्तें देते हैं। सारी की सारी सेविंग जो है हम लोगों ने अंसल को दी और कोई सुनवाई नहीं। कंज्यूमर फोरम में केस डाला 2018 के अंदर, सिर्फ डेट लगी। हालांकि वहाँ पे भी जैसे बताते हैं NCLT में, रेरा में कि 90 दिन में फ़ैसला होता है, कोई फ़ैसला नहीं हुआ। हर साल एक डेट लगती थी सिर्फ, और 5 साल सिर्फ डेट लगी हैं। ये हाल कंज्यूमर फोरम का है। रेरा के अंदर भी जो हमारे साथ लोग जिन्होंने रेरा में गए हैं, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला है। ये सिर्फ पॉलिटिकल फोरम बने हुए हैं, कुछ किसी को कोई ध्यान नहीं है कि होम बायर का क्या होना है। अभी भी जो सिचुएशन चल रही है 2 साल से हम देख रहे हैं, NCLT के अंदर चल रहा है, लेकिन कोई रेजोल्यूशन नहीं है। तो काफ़ी तकलीफ़ है, और सोचते हैं कि भी पता नहीं अब हमारे जीते जी हमारे को मकान मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब हमारी वाइफ भी रिटायर होने वाली है, लेकिन वो बेचारी इतना पीड़ित है, 10 साल से ट्रैवल कर रही है, 100 किलोमीटर रोज़ आना बहुत ही मुश्किल काम है। और सारे पैसे हमने अपनी रिटायरमेंट में, मेरे को जब बहुत ही हमारा जो चेयरमैन था बहुत ही हंसे, वो कहते कि भाई अच्छा तुम्हारे को PF में सिर्फ 3 लाख रुपये ही मिला है। मैंने कहा हाँ जी 3 लाख मिला है, बाकी पहले डाउन पेमेंट दी थी अंसल को, बेटियों की शादी करी, और अब आज की डेट के अंदर ये हाल। और फ्लैट नंबर है D02 11th फ्लोर। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने 2008 से पैसे दिए हुए हैं और अभी तक मेरे को यहाँ पे पोजीशन नहीं मिल रहा है। मेरे को जब मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को बोलते थे कि फ़्लैट बन रहा है, आपको अगले साल मिल जाएगा, अगले साल मिल जाएगा, पर अभी तक मेरे को पोजीशन नहीं मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग में काम करती हूँ। मैंने 10 वर्ष पहले ये मकान बुक किया था, जो अंसल बिल्डर ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, और आज तक ये मामला खटाई में ही चल रहा है। अभी हम लोग संगठित हुए हैं और NCLT में केस जा चुका है। अब देखें आगे क्या होता है। हम कोर्ट केस करेंगे और इसके लिए एकजुट होकर लड़ेंगे। सरकार की बात की है, होम बायर्स की बात की है, अंसल की बात की है, कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको कि कहीं ना कहीं किसी मिली भगत से सारे काम होते हैं? जिस रूप से सारा को काम जम हुआ, कहीं ना कहीं मिली भगत नहीं है, अंसल बिल्कुल साफ बच जाता है दिवालिया घोषित होकर। देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, उसके लिए तो हम ऐसे उसको जज नहीं कर सकते हैं, ना उसका पता लगाना इतना संभव है कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे अंत हुआ। ये एक टेढ़ी खीर है। नहीं, इसमें जवाबदेही फिक्स नहीं ना, अगर जवाबदेही फिक्स कर दी जाए तो ये चीज़ें नहीं आएंगी ना, क्या कहते हो? नहीं, हम तो इसमें यही कहेंगे कि ये तो सरकार की खामी है। अभी है ना, अंसल कहता है मैं 1 साल में मकान दूंगा, 1 साल में मिलना चाहिए ना, वो नहीं हो पा रहा। नहीं, तो जवाबदेही में कहीं ना कमी है ना। हाँ, सरकार की पूर्णतः इसमें खामी है, क्योंकि इस तरीके के लोग जो इतने ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं, वो आराम से सर्वाइव कर रहे हैं। और उनको अगर वो दिवालिया कैसे, अपनी किडनी बेच के देना हमें पैसा, अपने पूरे परिवार की किडनी बेचें, दे हमारा पैसा। जब आप लोग फॉर्म भरते हो तो उसमें कंडीशन लिखी जाती है ना, हम इतना पैसा लेंगे और इतने पीरियड में मकान दे देंगे, लिखा था उसमें? बिल्कुल लिखा था। किसकी थी? जवाबदेही अंसल की थी। और ये तो एक कहना चाहिए कि एक कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है कि जो भी हैं, जो करप्शन करते हैं, वो आराम से कह देते हैं जी हम तो दिवालिया हो गए, बस बात खत्म। कानून में कमी है, कानून में कमी है। और हम तो कहते हैं इनको पकड़ पकड़ के इनकी किडनियाँ बेच देनी चाहिए, इनके पूरे खानदान की। दें हमें पैसा, कहीं से भी दें, हमें मकान चाहिए किसी भी हद पे जाके। हाँ, एक्चुअली यूनिट मेरे फादर के नाम पे है, D030202। D03 में 0202 यूनिट नंबर है। फादर का नाम है ब्रिज मोहन गुप्ता। ऑलमोस्ट 90 इयर्स की उम्र होने वाली है, तो इसलिए मैं आया हूँ।
व्हाट इज द ऑप्शन, मतलब मेरे पास मैं आया हूँ देखने का कुछ। प्रॉब्लम क्या, कब पैसा भरा जो आपका आज तक मांग? 2006 से दे रखा है स्टार्टिंग से, और 2015 तक पेमेंट किया है इनका। इनकी डिमांड्स आती रही कि आके देख लीजिए, और क्या ढांचा बस बना रखा था, और वो बस पेनल्टी लगा देते हैं, मतलब वो धमकियाँ देते हैं, बदतमीज़ी से बात करते हैं। ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग। हमें भी आइडिया था कि चलो डिले है, डिलीवर करेंगे। यहाँ तो पूरा फ्रॉड हुआ है, ये तो पूरा इन्होंने मनी को साइफन ऑफ किया है, कुछ नहीं किया इन्होंने, एंड दे हैव जस्ट चीटेड द होम बायर्स। ये मिली भगत नहीं लगती आपकी? 100% सर, 100%। हमने तो अंसल में एफडी भी करा रखी है, उस तक के इन्होंने पैसे नहीं दिए, इसी सेम ग्रुप में। अंसल को बाहर निकाल दिया पूरे प्रोजेक्ट के अंदर से, दिवालिया घोषित कर दिया? बिल्कुल सर, वो बिल्कुल पूरी मिली भगत है। आई थिंक डालमिया लैंडमार्क, दे आर ऑल, एंड विस्तारा, दे आर ऑल इन्वॉल्व। दे आर एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इंक्लूडिंग अंसल ऑल्सो फॉर दैट मैटर। सुनने में आया कोई प्रोजेक्ट चल रहा है गुड़गांव में अंसल का, वो कहाँ से पैसा आता है इनके पास, दिवालिया हो जाता है? इधर उधर का घुमाते हैं ना सर, इधर उधर का घुमाते हैं। आपको क्या लगता है जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए तभी कुछ होगा हिंदुस्तान का, वरना नहीं? हर आदमी जवाबदेही फिक्स नहीं है, चाहे किसी भी चीज़ में हो। सर जो यहाँ का लीगल सिस्टम है वो बहुत वीक है, बहुत वीक है, और कोई वजह नहीं है। ये लोग मज़े से घूम रहे, ओपनली चीट करके घूम रहे, इनको लॉ का कोई डर नहीं है। ये कानून बनता कहाँ पर, कौन बनाता है? आपको नॉलेज? आपको पता है कानून किसने बनाया है? ये तो आप देखिए, इसमें इन्वॉल्वमेंट तो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके बाद जो नेता, जो पॉलिटिकल सिस्टम, तो वही ना पॉलिटिकल सिस्टम। और आप पॉलिटिकल सिस्टम आपको पता ही है व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर। वो तो मैक्सिमम पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। वैसे भी आजकल जितने ये डेवलपर्स हैं ना, उनके पीछे पॉलिटिशियंस का, पार्टीज़ का बहुत पैसा लगा हुआ है, एंड दे प्रोटेक्ट देम ऑल्सो। ये बहुत बड़ा कारण है, इसलिए बड़े-बड़े इनको किसी चीज़ का डर नहीं है। माफियाज हैं बेसिकली सर, ये जितने डेवलपर्स हैं, बहुत इतना इन्होंने इतना ज़्यादा डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया है, लेफ़्ट राइट सेंटर, मतलब बिल्कुल, मतलब इनके अंदर अब कोई वो नहीं रह गया, अब कोई वो, अब हमारा वो फेथ इन पे नहीं रह गया। लोग मर गए हैं, बहुत लोग सर, बहुत लोग मर गए, रिटायरमेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब कितने लोग, हमें कितना साल हो गया, 18 ईयर्स पैसा लगा दिया बच्चियों की शादी के लिए, पैसा नहीं। यस, क्या करेंगे वो लोग? कहाँ जाएंगे? हाँ, सुधीर श्रीवास्तव, S3B 19/04। सर 2012 से पेमेंट शुरू करी, 2015-16 तक करी, जब जब डिमांड है, कोई डिमांड नहीं है। अब सरकारें तो कहती है जागो ग्राहक जागो, अब सरकारें जागो सरकारों, कोई आदमी इतनी बड़ा फ्रॉड करके चल कैसे रहा है? खाली अंसल नहीं, हज़ारों बिल्डर पड़े। तो जो हाउसिंग अर्बन मिनिस्ट्री है वो क्या संज्ञान ले रही इन चीज़ों का? सब ग्राहकी पता कर ले, कोई आदमी कैसे इकट्ठा कर रहा है। आजकल भूटानी 12% एश्योर्ड रिटर्न, 18% एश्योर्ड रिटर्न, वो कहाँ से देगा, क्या उसका प्लान है? ये कोई मीडिया ने कभी उठाया है? तो भाई साहब, ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। प्रवीण कुमार, S3B 1202 जी। समस्या यही है, 2012 से फ्लैट बुक किया हुआ है, और अभी तक 2012 से फ्लैट बुक किया हुआ है और अभी तक नहीं मिला है। और हम लोग खाली इधर से उधर भटक रहे हैं, कभी इधर जाओ, कभी अंसल के पास जाओ, कभी इसमें COC में चले जाओ, लेकिन होता कुछ नहीं है। हम लोग भटक रहे हैं खाली, कभी पेमेंट जमा हो गई और अब तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तक फ्लैट नहीं मिला है, और किराए पे रह रहे हैं। अभी तक दिक्कत ये है, और रिटायर हो चुके, किराए पे रह रहे हैं, पेंशन में गुजारा होगा नहीं कभी भी, ये मुश्किल है। सर कानून बड़े सारे बने हुए हैं, रेरा में जाओ, इधर जाओ। सर रेरा में भी गए थे, रेरा में RC मिल गया, लेकिन RC के बाद पैसा किसी ने नहीं दिया, वहाँ भागते रहे हम लोग। इसके बाद DM के पास भी गए, कई चक्कर काटे, किसी ने, DM ने कोई पैसा नहीं दिया। उसका फिर यहीं आ गए वापस घूम फिर के शर्मा जी के पास। कुछ हो नहीं रहा है, कानून सिर्फ घुमा रहा है, कानून आपको सिर्फ टाइम पास करा रहा है कि आप निकल जाओ। वो इंतजार कर रहा है कि हम 5-7 साल में निकल ही जाएंगे, उसके बाद कोई पीछे तो देखने वाला होगा नहीं। ठीक है भैया, पैसा जो लूट के ले गया, कोई गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, DM को भी फर्क नहीं पड़ता, रेरा को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्डर ही खा गया पैसे हमारे, और नेचुरल बात है, सब मिलके खाया, अकेले नहीं खा सकता बिल्डर, सभी ने मिलके ही खाया पैसा। सरकार भी उसमें कहीं ना कहीं मिली भगत जरूर रही होगी, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतने लोगों का पैसा खा जाए। खाली मैं थोड़ी फंसा हूँ, कम से कम लाखों लोग फंसे हैं इस चक्कर के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। और इस बिल्डिंग के अंदर, यहीं इसी ब्लॉक के अंदर मेरे ख्याल से 10,000 फ्लैट हैं, और सब खाली पड़े, आधे बन के सब खाली पड़े हैं। रीज़न कुछ तो हो गई।
सर मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। H3B020307 मेरा फ्लैट नंबर है। 2012 में मैंने बड़े उम्मीदों के साथ इस फ्लैट को बुक कराया था। जब मेरे बच्चे छोटे थे, छोटी क्लासों में पढ़ते थे, तब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इतनी ही पैसे मिलते हैं जिससे मैं अपना परिवार चला सकूँ। एक सपनों का घर संजोया था कि बच्चे बड़े होंगे तो यहाँ आके हम अपना आराम से रह सकेंगे, मगर इस फ्लैट के चक्कर में मैं अपने बच्चों का भविष्य भी नहीं बना पाया। जो मेरे को पैसा उनकी पढ़ाई में लगाना था वो मैंने फ्लैट की किस्तों में दिया। आज मेरे बच्चों का करियर ख़राब हो गया, उनकी ज़िंदगी आगे के लिए पता नहीं कहाँ जाएगी। अंसल ने ना मुझे घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा। इवन मेरी जीवन भर की जमा पूंजी के साथ साथ उसने मेरे बच्चों का आगे का सुनहरा जो भविष्य था वो भी अंधकार में कर दिया है। अगर आज ये मेरा पैसा अगर मैं अपने बच्चों पे लगाता तो हो सकता है आज वो कहीं काबिल बन पाते। ना तो मेरे बच्चे ही किसी काम के रहे, ना मेरे को मकान मिल पाया और मैं आज सड़क पर हूँ और दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मुझे लगता है इसके अंदर बहुत बड़ा स्कैम है। नेता, राजनेता, डीएम, रेरा सब मिले हुए हैं। मैं लखनऊ तक रेरा के अंदर अपना केस लेके गया, वहाँ से मेरी आरसी हो गई। मैंने रेरा कोर्ट के अंदर भी कहा कि मेरे बच्चे का फाइनल ईयर है, मेरे को पैसे नहीं है मेरे पास, मैं इनको फीस जमा करा सकूँ। तो उन्होंने मेरे को एक भीख के तरह से 1 लाख रुपया अंसल से मुझे दिला दिया ताकि मैं अपने बच्चे की फ़ीस जमा करा सकूँ। उसके बाद आज तक ना तो मुझे 1 रुपया मिला है, ना मुझे मेरा फ्लैट मिला है और मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। कितने पैसा दिए हुए सर मैंने अप्रॉक्स 24 लाख के आसपास जी। और उसके बाद सर मेरे को दिए हुए लगभग वही 10 साल तो हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं। और उसके साथ मैं ये देखो ना, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फ़ीस दे रहा हूँ, रेंट के मकान में रह रहा हूँ, वहाँ किराया दे रहा हूँ। इस फ्लैट को लेने के लिए जो मैंने बैंक से लोन लिया था उसकी किस्तें दे रहा हूँ। ना तो मैं अपना जीवन जी पा रहा हूँ, ना सही से रोटी खा पा रहा हूँ, ना अपने बच्चों की सही से परवरिश कर पा रहा हूँ। मेरा नाम हरिकुमार है। मेरा इधर का अंसल अकोपोलिस गाजियाबाद का S3B टावर में 0204 फ्लैट है। ये समस्या 2012 से चल रहा है। तो जितना उनको पैसा जाना था वो 95% से भी ज़्यादा पैसा तो हम चुका रखा है। लगभग 24 लाख की पैसा दे रखा है। टोटली हमारा 26 लाख जानी थी, वो भी दे दिया हमने 2015 से पहले, क्योंकि 15 में फ्लैट मिलनी थी। उसके बाद ना अभी बोलते रह गया कि अभी होएगा अभी होएगा, बावजूद हमने ये कुछ नहीं हो रहा था, रह गया। हमारे फेवर में ऑर्डर दिया, वो भी उनको पकड़ा दिया, मगर कुछ नहीं हुआ। ना अंसल वाले ने की, ना स्टेट हमारे मदद के लिए आया। अभी ना घर का ना घाट का। हमारा सेवानिवृत्ति भी हो रखा है, रहने के लिए अपना ठिकाना नहीं है। अंसल ने तो अपना दिवालिया घोषित कर दिया, वो तो निकल गया साफ इसमें से प्रोजेक्ट में। वो अपने दिवाली मना लिया, लेकिन हमारा करके गया ना, हमारा पूरा दिवाला हो गया। हमारा गलती क्या है? उसने जो बोला हमने सुना, जितने जगह जमा ने बोला उतने जमा किया। तो आपको लगता नहीं कानून में कहीं ना कहीं कमियां हैं, इम्प्लीमेंट में कमियां हैं? देखो कानून, देखो हर जगह कानून जो इम्प्लीमेंट करता है उनके ऊपर आधारित होता है। अगर जो दिल दिखाता है वो कब का होना था। अभी 2015 में जितना ख़त्म हुआ था तब से एक ईंट भी इसमें आगे नहीं चढ़ा। सर एक सवाल का जवाब दीजिए। 2015 में मकान मिलने थे, लिखा हुआ है उसके अंदर जो आपके कागज थे, मकान नहीं मिला तो डायरेक्ट अंसल की जवाबदेही होती है। वो साफ कहता है जी मैं तो दिवालिया हो गया, कागज दिखा के निकल जाता है। तो जवाबदेही क्या है? जवाबदेही किसी की हुई नहीं। कैसा कानून है हमारे देश का? देखो ये हमारा बस का नहीं है। कानून हमसे पहले तय होकर रखा है। ये कानून तो लोगों की सुविधा के लिए है ना, ये तो आपसे असुविधा हो गया। सुविधा के लिए है, हमने फिर एक रास्ता, हमारा माथा कहाँ मारेगा, एक रास्ता ढूंढने की कोशिश की, रेरा चला गया, वहाँ हमारे फेवर में ऑर्डर पकड़ा दिया, भाई ये आप अंसल को दे दो, काम होना है। अंसल को भी दे दिया और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को भी दे दिया, भाई इसका कुछ करे। जवाब तक नहीं दी, क्या करें हम तो बेसहारा है। कानून पे विश्वास नहीं रहा कि कानून कुछ करेगा। देखो विश्वास कानून पे करने से कुछ नहीं होता, वो कानून चलाने वाले जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। हाँ, जो देखो मेरे को कोई कुर्सी पे बिठा दिया, भाई एक ये तुम्हारा जिम्मेवारी है, तुम उसको पूरी करो, ये मेरी जिम्मेवारी होती है। हर कुर्सी में लोग बैठे हुए। अभी हमारा आरपी भी है इसमें। आरपी क्या, अभी हमारा मेरा ख्याल से 8-9 COC हो गया।
लेकिन अभी उसी में भी हर बार लिस्ट में नाम इधर उधर होता है, किसी का नाम छूट जाती है, किसी का नाम जुड़ जाता है। आज अमाउंट जो दिखाया कल कुछ और दिखाता है, सीरियल नंबर तक नहीं डाल रहा है। लेकिन हर मीटिंग पे लाखों खर्चे होता है, नहीं होता है, वो है किसका? ये भी ये मतलब बायर का है। तो लोगों को सोचना चाहिए भाई, इन लोग पहले से मतलब भुगत रहे, अभी इनका ऊपर और बोझ न आए, ऐसा कोई सोचते नहीं रहा। नमस्कार, मेरा नाम शक्तिधर ओझा है। मैं एक्वापोलिस होम्स बायर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूं। सर, पहले तो आप मीडियाकर्मी का धन्यवाद हमारा मीटिंग कवर करने के लिए। सर, ये हमारी दूसरी मीटिंग थी और पिछली मीटिंग जो हमने की थी वो 1-1.5 महीने पहले की थी और हमारा अटेंडेंस लगभग 100 के करीब था। आज हम सर 250 लोग प्रेजेंट हैं सर, और आप लगा लीजिए कि हमारे टोटल मेंबर सर 300 लोगों के करीब हो चुका है सर। हमने सर पीछे कोशिश की है कि अपनी बात आरपी तक पहुंचाई जाए। हमने 2 मीटिंग्स भी की है, उनके साथ मुलाकात भी हुई है। तो हम हिंदुस्तान के संविधान में हमको भरोसा है सर, जुडिशरी में भरोसा है, और हम खुद को संगठित कर रहे हैं सर। जिस तरह लोकसभा राज्यसभा में लोग बैठे हुए संगठित लॉ पास कर रहे हैं, उसी तरह से हम भी संगठित एक संघर्ष के लिए तैयार हैं। हमारा तो बस सर एक ही रिक्वेस्ट है, यहाँ ज़्यादातर लोग आपको मिलेंगे जो रिटायर्ड हैं, जो कई विडोज़ भी हैं, कई डिसेबल भी हैं, आप देखेंगे उनके पैसे फंसे हुए हैं सर। रिटायरमेंट के बाद कोई पैसा हाथ में ना रहने की बजाय अगर कोई मकान उनके होता अब तक, तो वो कोई किराए में रह रहा है, उसका किराया नहीं लगता सर, उसका पेंशन का पैसा बच जाता। आज जब हम आए सर, हमने देखा सर इसकी मिट्टी भी काट के सर आरपी साहब इसको बेच रहे हैं सर। अब उनका अपना पता नहीं क्या एजेंडा है कि भाई इस मिट्टी को आप लोगों ने देखा है कि यहाँ एक लगभग 25 फीट गहरा एक पिट खोद दिया गया है। तो हम सर धीरे धीरे हमारे यहाँ से एक जो हमारा सरिया है, हमारी जो मिट्टी है, हर चीज़ उठा के ले के बेच बंदर बांट हो रहा है सर। मैं तो यही कहूँगा सर। ये जो आपकी लड़ाई है कहाँ तक पहुँची और क्या उम्मीद है, कब तक लोगों को अपने घर मिल पाएंगे? सर, लड़ाई तो हम दिन ब दिन बढ़ा ही रहे हैं इसको सर। लीगली अगर हम देखें तो हमने कोर्ट का भी अब रुख करने का शुरुआत कर दी, हमने एप्लीकेशन वगैरह बना लिया है। पहला कदम आपने बढ़ा लिया? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि भय भी न होई न प्रीति, ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, और मेरा भी यही मानना है सर कि जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं होगी। और भय जुडिशियरी का है सर सबके ऊपर। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता सर, या हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो कानून है, हमारा जो संविधान है, उससे बंधे हैं सर सब लोग, उससे कोई बाहर नहीं है। तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और उसके साथ इन लोगों को भी ऑप्शन दे रहे हैं कि आप भाई हम बीच में कुछ रिजोल्यूशन लेके आइए, हम जिसमें बायर्स का प्रॉफिट होगा सर, जिसमें बायर्स की भलाई होगी, हम तैयार हैं सर, हम उसके लिए। तो भी लोग जुड़ रहे हैं आपसे सारे? सर, अभी तक हम लोग 300 लोग जुड़ चुके हैं, और अगले आने वाले 1-2 महीने में हम लोग लगभग 500 लोग इकट्ठे हो जाएंगे सर। टोटल कितने आदमी हैं इसमें? सर, टोटल 600 लोग हैं। फ्लैट कितने हैं? फ्लैट सर अभी जहाँ तक कि मेरे पास डेटा है वही 600-700 फ्लैट्स हैं सर इसमें। तो देखते हैं सर, अभी लगे हुए हैं सर, लोगों को लेके निकल पड़े हैं। अब ऊपर वाला ही हमें थोड़ा हेल्प करे। और सत्य जी, ऐसे बड़े सारे प्रोजेक्ट होंगे इंडिया के अंदर, नॉलेज में होंगे आप? सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन जो एक मध्य वर्गीय परिवार है सर, वो या तो बैंक के लिए काम कर रहा है क्योंकि उसने लोन ले रखा है, या नहीं तो इन डीलरों के लिए काम कर रहा है, ये प्रॉपर्टी डेवलपर्स के लिए जो पैसे खा के बैठ गए हैं सर। आप ऐसा क्यों है? क्या मिली भगत है सरकारों और डीलर्स की? क्या चक्कर क्या है? सर देखिए, क्या दिमाग में आता है, उसको आते होगा जहन में? सर देखिए, ये डीलर्स अकेले तो कुछ नहीं कर सकते जब इनके ऊपर राजनीतिक वरदहस्त ना हो। तो राजनीतिक वरदहस्त तो है सर, वरना अंसल का ये प्रोजेक्ट, अंसल ने उपहार सिनेमा कांड किया, उसके बाद भी वो खुले में घूम रहा है। इतने लोगों की गाढ़ी कमाई संपत्ति उसने पानी की तरफ बहा दी, तब भी वो अभी कानून के शिकंजे में नहीं है। सर, आप इनको एनसीएलटी में, आप इनको इंसॉल्वेंसी में ले जा रहे हैं, इससे इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है सर? इनके इस रिश्तेदारों के नाम अरबों की संपत्ति है जो बाद में इनको मिल जाती है और ये ज़िंदगी जी रहे हैं। हम जैसे लोग अपने जूते घिस रहे हैं। हम अपने 10-20 लाख जो हमने लोन लिया हुआ है, आप बताइए, ईएमआई भी भर रहा है व्यक्ति, रेंट भी दे रहा है सर, और अपनी जीवन भी चला रहा है। इस महंगाई के दौर में ये तीनों काम एक पेंशनर कर रहा है, तो आप सोचिए ना कि क्या स्थिति होगी सर। तो कहीं ना कहीं जवाबदेही में कमी नहीं है? आपको लगता नहीं कानून में कहीं ना कहीं कमियां हैं जिसके कारण सब कुछ हो रहा है? कहीं जवाबदेही फिक्स हो? सर, कानून की किताब बहुत
अच्छी बनी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है सर, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है सर। या हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी इन्वॉल्व हैं इसमें जिन्होंने 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये में फ्लैट खरीदा हुआ है, जिनका सर कोई पता ही नहीं है कितना काला पैसा लगा हुआ है, वो भी पीछे से इनको बैकअप कर रहे हैं, वो भी हमारे काम में रुकावट डाल रहे हैं सर। तो बहुत सारी चीज़ें, संघर्ष सर, आम आदमी तो सर सिर्फ संघर्ष करना जानता है सर, हम संघर्ष ही करेंगे सर, और पता है विजय अंत में सत्य की ही होगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है सर, सूरज पश्चिम से नहीं निकलेगा, वो पूरब से ही निकलेगा। इनकलाब! इनकलाब! आवाज दो!